वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बंगाली लैंग्वेज मिनी सीरीज जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों, एक हवेली है जहाँ पे लोग शूटिंग कर रहे हैं। सामने हीरोइन बैठी होती है तो डायरेक्टर से पूछती है मुझे ये किताब जोर जोर से पढ़नी है या फिर मन में। तो डायरेक्टर कहता है आपको बस बताना है कि आप क्या पढ़ रही हो और बीच बीच में बस आपको कुछ करते रहना है। तो हीरोइन फिर पूछती है कि बीच बीच में मैं क्या करूँ, गाना गा दूं क्या। तो डायरेक्टर डांटते हुए कहता है आप कैसी बातें कर रही हो, किताब पढ़ते वक्त कौन गाना गाता है। अरे आप कुछ ऐसा करिए जिससे लोगों को आपके बारे में पता चल सके, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल सके। तो हीरोइन कहती है ये चलेगा क्या, और वो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा देती है। डायरेक्टर और उसकी टीम तो डर जाते हैं ये क्या कर रही। इसके बाद वो अपनी सेकंड लीड हीरोइन की शूटिंग करने लग जाते हैं। डायरेक्टर उससे भी वही कहता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों को आपके बारे में जानकारी हो। तो हीरोइन अचानक से गायब हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल भूत की तरह। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों पहले। डायरेक्टर संजय लीला बनर्जी एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए गया होता है। इस प्रोड्यूसर ने पिछले 15 सालों से भूतों के ऊपर रिसर्च करवाई थी और कुछ ऐसे कैमरा और लेंसेज का इन्वेंशन किया जो कि भूतों को भी कैप्चर कर सकता था। और अब वो भूतों पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाह रहा था ताकि लोगों को भूतों की दिनचर्या के बारे में अच्छे से पता चल सके। संजय कहता है कि इसको बनाने में 30 लाख का खर्चा आएगा। इसके बाद प्रोड्यूसर संजय को मिलवाता है निखिल बोंगियो उद्भूत समिति के प्रेसिडेंट जलालुद्दीन शौकत अली से। और ये जलालुद्दीन शौकत अली जो है ना दोस्तों, कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अब ये जलालुद्दीन बताता है कि संजय को बताता है वो कि मुझे आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो मैंने बहुत सारे भूत संगठन से बात की, बंगाल घोस्ट एसोसिएशन को भी आपके इस प्रोजेक्ट से कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों वो जलालुद्दीन एक एनवलप देता है जिसमें नाम ठिकाना सब कुछ लिखा होता है। अंदर भानुप्रिया के नाम से चिट्ठी भी होती है। वो जलालुद्दीन कहता है भानुप्रिया को ये दे देना, वो समझ जाएगी और फिर तुम्हें शूटिंग करने में सहयोग करेगी। अच्छा मैं चलता हूँ कहकर जलालुद्दीन शौकत अली गायब हो जाता है। मगर फिर दूसरे ही पल वापस आ जाता है। दरअसल उसे कुछ बात कहनी बाकी रह गई थी, मगर तभी प्रोड्यूसर को आ जाता है हार्ट अटैक और वो उसी वक्त चल बसता है दोस्तों, या यूं कहें तो वो भी भूत बन जाता है। संजय का तो दिमाग खराब हो जाता है कि अब मेरी डॉक्यूमेंट्री कैसे बनेगी। तो प्रोड्यूसर का भूत कहता है कि चिंता मत करो, मेरे जीते जी तुम्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसको रियलाइज होता है, मतलब प्रोड्यूसर को, कि मैं तो मर चुका हूँ यार। तब वो कहता है कि सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में, मगर मेरे मरने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट्री बन के रहेगी। तुम मेरे असिस्टेंट से बात करो, मैंने उसको सब बता दिया है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए आराम से देखना, कुछ हटके है ये। इसके बाद हम संजय को देखते हैं जो कि जलालुद्दीन शौकत अली के उस एनवलप को लेकर भूतिया हवेली में जाता है, जहाँ जब वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है ना, तभी अचानक भानुप्रिया प्रकट हो जाती है। और संजय तो पहले डर जाता है ये कौन है। तो सामने से भानुप्रिया कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो एनवलप उसको पकड़ा देता है, जिसे पकड़कर वो भी समझ जाती है और कहती है ठीक है, कल से आप अपनी टीम के साथ यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों संजय के वहां से जाने के बाद भानुप्रिया अपने साथ रहने वाली 2 भूतनियों जिनका नाम होता है सुकुमारी और राजिया, इनको सारी बातें बताते हुए कहती है कि अब पता है हमें कैमरे के सामने खुद को दिखाना होगा कि हाँ हम भी घर का काम काज करते हैं, ऐसे दिन भर नल्ले नहीं बैठे रहते। मतलब हमें दिखाना है कि हम मतलब काम करते हैं बस। पर मैंने 16 साल पहले इस घर के सारे बर्तन धोए थे। रजिया भी कहती कि मैंने 1952 में बर्तन धोए थे। सुकुमारी ने सिर्फ बर्तन नहीं धोए, इसलिए डायरेक्टर के सामने उसे ही बर्तन धोने होंगे। अब सुकुमारी के तो पल्ले नहीं पड़ता कि मैं एक भूतनी होकर भला बर्तन क्यों मांजू, मगर भानुप्रिया और रजिया के दबाव डालने पर उसको मानना ही पड़ जाता है, क्योंकि वो इस घर में सबसे लास्ट में आई थी, मतलब सबसे लास्ट में वही मरी थी। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन संजय की टीम के सामने सुकुमारी को घर के पीछे वाले तालाब में बर्तन धोने पड़ जाते हैं। वो काफी मच करके बर्तन धोती है कि अरे यार आज तक किसी ने भूत को बर्तन धोते हुए नहीं देखा, मुझे देख लिया तो क्या होगा बताओ, क्या क्या करना पड़ रहा है भूतों के भी। इसके बाद दोस्तों तीनों भूतनियों से अलग अलग टाइम में एक दूसरे के बारे में राय बताने को कहा जाता है। तो डायरेक्टर पहले सुकुमारी से कहता है, तो वो बताती है रजिया की मौत हुई थी 1759 में और भानुप्रिया की मौत हुई थी 1890 में। इस हिसाब से रजिया इस घर की हेड होनी चाहिए थी, मगर वो जब मरी थी तो जवान ही थी और भानुप्रिया एक मिडिल एज्ड वुमन थी, मतलब मरने से पहले, मतलब वो एक औरत के रूप में मरी थी, इसलिए हम लोग भानु दीदी को ही हेड मानते हैं। इसके बाद भानुप्रिया कहती है कि सुकुमारी हमसे सबसे छोटी है, उसकी मौत हुई थी 1974 में। उस वक्त वो 25 साल की थी और अब 40 साल गुजर जाने के बाद भी वो 25 साल की है। वहीं रजिया मरी तो थी एक युद्ध में और उसके कुछ दिनों के बाद वो इस घर में आई थी, सबसे बाद में मतलब। और रजिया एक बहुत पहले की डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। उसके फादर एक वीर योद्धा थे, मगर वो खुद शराब भी पीते थे। और रजिया उसके पिता की चौथी वाइफ की तीसरी औलाद थी। इसके अलावा तापस नाम का एक आदमी भी हमारे साथ रहता है। रजिया को जब भी डांस करने का मन करता है तो तापस ढोलक बजाता है या फिर इन तीनों भूतनियों की छोटी मोटी मदद कर देता है दोस्तों। इसके बाद रजिया अपनी दोनों भूतनियों के बारे में राय देती है कि सुकुमारी एक सिंपल बंगाली फैमिली की पढ़ी लिखी लड़की थी, वो काफी मॉडर्न है, उसे टैगोर के पोएम्स काफी पसंद है, दिखने में भी काफी सुंदर है। अगर वो आज जिंदा होती ना तो पक्का हीरोइन होती। और रही बात भानुप्रिया की, तो उन्हें तो हम भानु दीदी ही कहते हैं। वैसे तो उनमें बहुत ही सब्र है, मगर उन्होंने अपनी जान खुद दी थी। मगर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया था ये आज तक उन्होंने बताया नहीं। मगर पता है वो कोई गवार नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड लेडी है। वो ईश्वर चंद्रा विद्यासागर के परिवार से संबंध रखती है। वो लोग काफी अच्छे
थे, मेरे परिवार की तरह नहीं थे जिसमें जब देखो तब जंग चल रही होती थी। शांति से जीना किसको कहते हैं ये तो मुझे कभी पता ही नहीं चला। इस तरह इनका इंटरव्यू लिया जाता है। तभी अचानक से एक बूढ़ी लेडी की आत्मा वहाँ पे प्रकट होती है। इनका नाम है लाली दादी। अचानक प्रकट होने से संजय और उसकी टीम तो घबरा जाती है। तो रजिया लाली दादी से पूछती है क्या हो गया दादी? तो दादी कहती है घर पे मेहमान आए हैं, इनके लिए मैं शरबत लाऊं क्या? तो रजिया भी कहती है रख कर जाओ, अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा है। उनके जाने के बाद दोस्तों संजय की टीम का एक लड़का शरबत पीने के लिए जैसे ही जाता है तो रजिया उसको टोक देती है कि लाली दादी के हाथों का कभी कुछ खाना पीना मत, वरना अपनी जान गवा दोगे, क्योंकि उनको आदत है लोगों को जहर देकर मारने की। वैसे उनके बारे में बात हो रही है तो चलो बताती हूँ। वो 650 साल पहले मरी थी। उनका जन्म बंगाल के एक मामूली से गाँव में हुआ था और वहीं वो बूढ़ी होने के बाद मर गई थी। और अपनी बात करूँ तो मैं एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे मार फेंका। पर मरने के बाद हाल फिलहाल में ही मैंने एक हिंदू बॉयफ्रेंड बनाया है जिसका नाम है जयंता। वो एक जिंदा इंसान है और मुझे बहुत ही प्यार करता है। दोस्तों इसके बाद हम जयंता को देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जयंता के माँ बाप बूढ़े होने के बाद भी काफी फुर्तीले हैं। वो घर का सारा काम करते हैं मगर जयंता को कुछ भी जल्दी याद नहीं रहता, यही तो दिक्कत है जिसकी वजह से उसके घर वाले उस पर चिल्लाते रहते हैं हमेशा। मगर उन्हें क्या खबर थी कि उनका बेटा तो एक भूतनी से प्यार कर रहा है। और फिर वो रजिया के कहने पर, कौन? यही जयंता। ये रजिया के कहने पर संजय को इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अगले दिन उसका भी लिया जाता है इंटरव्यू, जिसमें जयंता बताता है कि मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं पिछले 7 साल से रजिया के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए। दरअसल उस वक्त मैं रजिया से मिला नहीं था ना, तो मेरे घर वालों ने एक लड़की से मेरी शादी करवा दी, पर प्यार मैं रजिया से ही करता हूँ। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, तीनों भूतनियां काफी तैयार होती है। तो संजय के पूछने पर सुकुमारी बताती है पता है आज रजिया माँ बनी है, उसे एक लड़का पैदा हुआ है। तभी भानु दीदी कहती है इसीलिए तो हम सज धज कर बच्चे को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे हमें तो कोई देख नहीं पाएगा मगर फिर भी अपनी खुशी के लिए हम थोड़ा सच सवार हो रहे हैं। इसके बाद रजिया बताती कि मेरा बड़ा मन था माँ बनने का, मगर माँ बनने की खुशी मुझे मिल पाती उससे पहले मेरी मौत हो गई। मगर आज 265 साल के बाद मैं फाइनली माँ बन गई हूँ। फिर भानु दीदी बताती है कि हालांकि बच्चे को जन्म तो जयंता की वाइफ सुष्मिता ने ही दिया है, पर हमारे लिए तो सुष्मिता एक सरोगेट मदर है, क्योंकि जिस वक्त सुष्मिता प्रेग्नेंट हुई उस वक्त रजिया ने सुष्मिता की बॉडी को अपने वश में किया हुआ था। यानी शरीर तो सुष्मिता का ही था मगर जो प्रोसेस हुई संभोग की वो जयंता और रजिया के बीच में हुआ था। रजिया ने बस सुष्मिता की बॉडी यूज करी थी। देखा दोस्तों, अलग सीरीज है कुछ ये। अब आगे सुकुमारी बताती है रजिया तो हमेशा किसी न किसी इंसान की बॉडी को अपने वश में करके जयंता के साथ इंटीमेट होती रहती थी और अभी भी होती है। इसके बाद तीनों भूतनियां जाती हैं हॉस्पिटल जयंता के बेटे को देखने के लिए और वहाँ रजिया बच्चे को मेरा छोटा हबीबुल्ला कहकर पुकार रही होती है। अब सुष्मिता तो सोई होती है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है जो कि संजय और उसकी टीम को डांट लगा देती है कि आप लोग हॉस्पिटल में कैमरा वगैरह लेकर क्यों आ गए, वो भी इतने सारे लोग एक बार में बिना परमिशन के कैसे आ गए। तो तब जयंता कहता है कि ये तो बस बच्चे की फोटो लेने के लिए आए हुए हैं, लेकर चले जाएंगे। तभी रजिया बच्चे को गोद में उठा लेती है और नर्स को दिखाई देता है कि बच्चा हवा में उड़ रहा है, जिससे डरकर वो वहीं पे बेहोश। घर आने के बाद रजिया झमेला करती है जयंता के साथ कि मैं तो अपने बेटे का नाम हबीबुल्ला ही रखूंगी, जिससे जयंता काफी परेशान हो जाता है कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, मेरा नाम जयंता चक्रवर्ती है, मेरे डैड का नाम था श्री कुमार चक्रवर्ती और मेरे दादा का नाम था शिव नारायण चक्रवर्ती, और रजिया कह रही है कि मैं अपने बेटे का नाम हबीबुल्ला रख दूं, कैसे? देखो रजिया, मेरे घर वाले और समाज में लोग क्या बोलेंगे, मैं पागल थोड़ी हूँ। मगर रजिया है दोस्तों की मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कहती है जो मैंने बोल दिया वही नाम होगा और धमकी भी देती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पूरे खानदान की वाट लगा दूंगी। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जयंता की वाइफ सुष्मिता ने अपने बेटे का नाम कमल रखा हुआ है, मतलब कमल रखने का सोच लिया है, तो फाइनली उसका नाम वही रखा जाता है। हालांकि बंगाली लोग कमल को बोलते टाइम कोमल प्रोनाउंस करते हैं इस तरह से, मतलब जो कि सुनने में हिंदू नाम लगता है दोस्तों। और वहीं रजिया कमल को तो कमल हसन प्रोनाउंस करती है। और ये ब्रिलियंट आइडिया दिया था सुकुमारी ने, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी ना दोस्तों, उसे वर्ड प्ले करना आता था। इसके बाद संजय इंटरव्यू लेता है तापस, जो कि बताता है मैं तो यहाँ चौकीदारी का काम करता था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे भूतनियां रहा करती थी। मैं अपने मालिक को अपनी सैलरी बढ़ाने को कहा करता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया। मगर जब वो यहाँ आए तो ये भूतनी दीदियों ने उनको ऐसा डराया कि घर का मालिक आज तक यहाँ दोबारा कभी लौटा ही नहीं। पर मैं तो यहाँ आराम से रह रहा हूँ, मुझे बस वो लाली दादी का रात में थोड़ा सा पैर दबाना पड़ जाता है और मालिक ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। तभी दोस्तों अंदर से इन तीनों भूतनियों के आपस में लड़ाई करने की आवाज आती है। जब तापस, संजय और उसकी टीम भागकर अंदर जाते हैं ना, तो देखते हैं कि सुकुमारी शांति निकेतन जाना चाहती है क्योंकि उसे रविंद्रनाथ टैगोर पसंद है। मगर रजिया और भानु दीदी को ये बातें पसंद नहीं आ रही है। वो कहती है इतने सालों से हम लोग साथ हैं, तुम हमें छोड़कर इस तरह से कहीं नहीं जा सकती। अब भानु दीदी तो ये तक कह देती है अरे मैं कोलकाता में ही किसी फेमस पोएट से तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी। काफी समझाने बुझाने के बाद सुकुमारी रुकने को तैयार हो जाती है। फिर रात में हम देखते हैं दोस्तों कि रजिया जयंता को आवाज लगाती है अपनी हवेली से, और जयंता को उसकी आवाज अपने घर पे सुनाई भी पड़ती है।
होती है वो उसी रात में अपने घर से हवेली में चला आता है और ये सारी चीजें संजय अपनी टीम से रिकॉर्ड करवाता है। दरअसल ऐसा करके रजिया उनको अपनी पहली मुलाकात के बारे में दिखा रही थी कि मैंने एक दिन जयंता को इधर से पार होते हुए देखा था और उसके बाद से मैं डेली रात में ऐसे ही आवाज लगाकर उसको बुलाने लगी और धीरे धीरे हमारी मुलाकात प्यार में बदल गई। फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, भानु दीदी के पास एक नया भूत कमलेश, जिसका नाम कमलेश होता है, वो ट्रेनिंग के लिए आता है। तो भानु दीदी इंस्ट्रक्शन देती है और तापस कमलेश की मदद कर रहा था। भानु दीदी कहती है देखो कमलेश, तुम्हें इंसानों से समान दूरी बनाकर चलना है। मगर कमलेश तो बार बार तापस से टकरा ही जा रहा था। इस पे भानु दीदी कहती है ओहो कमलेश, लगता है तुमने कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी, चलो फिर से तापस का पीछा करो सेम डिस्टेंस पे, और जैसे वो पीछे पलट कर देखे तुम्हें गायब हो जाना है और सीधा उसके मुंह के पास जाकर चिल्लाना है, जिससे इंसान डर जाएगा। यही तो होता है भूतों का सीक्रेट, ऐसे तो करते हैं वो। पर तभी दोस्तों कमलेश की नजर पड़ जाती है सुकुमारी पे और पहली ही नजर में उसे सुकुमारी बड़ी पसंद आ जाती है। मगर तभी भानु दीदी उसको टोकती है और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करने को कहती है। इसी रात दोस्तों कुछ डकैतों की आत्मा आती है इस हवेली में, लाली दादी की तलाश में, वो भी क्योंकि उन्हें भी शरबत पिलाकर लाली दादी ने टपका दिया था क्योंकि उसमें जहर था। मगर अब भानु यहाँ पे झूठ कहती है कि वो तो कब की जा चुकी है यहाँ से लाली दादी, जिससे डकैतों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तभी उनकी नजर पड़ती है संजय और उसकी टीम पे। डकैत का मुखिया खोगन कहता है कि ये इंसान इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तो भानु दीदी कहती है वो तो वीडियो बना रहे हैं, दरअसल वो हम भूतों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और उन्होंने इसकी परमिशन भी ले रखी है। इस पे खोगन डकैत कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें हमारे गुप्त सूत्रों ने खबर दी है कि लाली दादी अभी यहाँ है। तो भानु यही कहती है कि आप तो पिछले 150 सालों से यहाँ पे आ रहे हो, आज तक आपको वो दिखी क्या? नहीं ना। तो खोगन कहता है कि अरे वही तो दिक्कत है कि वो मिल नहीं रही, जिससे हमारा बदला पूरा नहीं हो रहा और हमें मुक्ति नहीं मिल रही। अब डकैतों के वहां से जाने के बाद लाली दादी माहिर नाम के एक बूढ़े को आवाज लगाती है, जो कि उस वक्त अपने नकली दांत निकालकर वॉश कर रहा था। मगर लाली की आवाज सुनकर वो उसके वश में हो जाता है और सीधा चला जाता है भूतिया हवेली, जहाँ फिर लाली दादी और माहिर बाबू अपना कुछ तो करते हैं, पता नहीं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कमलेश संजय और उसकी टीम को लेकर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के घर के पास, जहां बालकनी पे वो रोए जा रही थी और उसकी मॉम उसको समझा रही थी कि बेटा कब तक भूखे प्यासी रहोगी, जिसको जाना था वो चला गया, तुम अब खुद को संभालने की कोशिश करो। इसके बाद संजय कमलेश का इंटरव्यू लेता है और उसकी स्टोरी जानने की सोचता है, जिसपे कमलेश बताता है कि मैं डेली लोकल ट्रेन से सफर किया करता था। एक दिन की बात है, एक आदमी का फोन चोरी हो गया था और फिर वो फोन लोगों को मिला मेरे पैर के पास गिरा हुआ, तो उन्होंने मुझे समझ लिया गलत और मुझ पे चोरी के इल्जाम लगा दिए कि इसी ने चोरी करी हो गई। मुझ पे हाथ साफ भी कर दिए लोगों ने। उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मेरे जिस्म से जान निकल गई और उन्होंने जब देखा कि मैं कोई रिस्पांस नहीं दे रहा तो उन्होंने मुझे मरा हुआ समझकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब अगले दिन देखते हैं दोस्तों तो भानु कमलेश को हवा में उड़ने के लिए सिखा रही होती है, मगर काफी कोशिश के बाद भी वो सीख नहीं पाता। तब सुकुमारी उसकी मदद करती है और वो जब कमलेश को अकेला पाती है तो उसके हाथ पकड़कर अपने साथ उड़ा लेके जाती है उसे आसमान की ओर और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, संजय की टीम का एक बंदा काम छोड़ने को कह रहा था क्योंकि उसने बातों ही बातों में अपनी वाइफ को बता दिया था कि भूतनिया जो होती है ना, लोगों की बॉडी को पजेस करके इंटीमेट होती है और अब उसकी वाइफ को यह डर सता रहा था कि कहीं मेरा पति भी उन भूतनियों के चक्कर में गंदे काम न कर जाए। ये बात जब संजय को पता चलती है तो वो उसे खूब डांटता है कि इतनी डिटेल में अपने घर वालों को बताने की क्या जरूरत थी, वो भी अपनी वाइफ को। देखो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और इसे मैं किसी भी हाल में कंप्लीट करना चाहता हूँ और किसी भी तुच्छ रीजन की वजह से मैं बीच में नहीं छोड़ने वाला इसको, ना ही तुम लोगों को इसको छोड़ने दूंगा। इसी रात दोस्तों हम देखते हैं कि लाली दादी कुछ बूढ़े लोगों को बुलाकर उनके साथ लगी हुई है। वहीं रजिया को आज किसी लड़की की बॉडी नहीं मिली थी तो वो एक आदमी की बॉडी ही पजेस करके उसे ले आती है जयंता के पास। जयंता कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, मैं किसी लड़के की बॉडी के साथ वो सब नहीं करूंगा। मगर रसिया का आज बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए वो आज तो रुकने नहीं वाली थी, वो लड़के की बॉडी में ही शुरू हो जाती है दोस्तों। अब आगे हमें पता चलता है कि कमलेश की जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो गर्लफ्रेंड कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा थी, क्योंकि उसके साथ आज तक कमलेश ने कुछ वैसा नहीं किया था। मगर अब मरने के बाद उसे बड़ा अफसोस हो रहा है, इसलिए वो सुकुमारी के साथ वो सब करने की सोच रहा होता है और सुकुमारी को भी कमलेश पसंद है, इसलिए दोनों सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। दोनों जब पार्क में जाते हैं और दूसरे कपल्स को किस वगैरह करते हुए देखते हैं तो इनसे रहा नहीं जाता और ये दोनों एक कपल की बॉडी में घुस जाते हैं और जमकर फिर एंजॉय करते हैं। और फिर ये दोनों बाद में संजय की टीम को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते भी हैं। तो इंटरव्यू देते टाइम अचानक से कमलेश को याद आता है कि कार्तिक नाम का मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैंने 40,000 रुपए उधार दिए थे, जो कि उसने अभी तक नहीं लौटाए थे मुझे। अगर वो पैसे लौटा देगा तो मेरी बूढ़ी माँ की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों संजय और उसकी टीम मिलकर कार्तिक से पैसे निकलवाने में कमलेश की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो एक दिन जब कार्तिक एक बार में बैठा होता है तो वहाँ पे पहले तो कमलेश वेटर की बॉडी में घुसकर उसे डराता है और फिर संजय कार्तिक की दुखती रग पे हाथ रख देता है कि कार्तिक आर्यन बनना चाहता है, यानी कि दोस्तों एक एक्टर।
तो वो उसे एक प्लान बताता है कि हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको हीरो का रोल मिला है, आपको आपके फ्रेंड का पैसा लौटाकर एक अच्छा काम करना है, समझे। तो कार्तिक भी मान जाता है दोस्तों। और फिर आगे हम देख पाते हैं कि सुकुमारी जो है ना, वो आसपास के भूतिया बच्चों को सिंगिंग क्लासेस भी दिया करती है, जिसे अब कमलेश भी बड़े ध्यान से सुनता है। तो इधर इनकी क्लास चल रही होती है और बाहर एक सर कटा भूत प्रकट हो जाता है, वो भी भानु के पास, जो कि है एक पोस्टमैन दोस्तों। वो एक लेटर लेकर आया होता है निखिल बोंगियो अद्भुत समिति की ओर से, जिसमें लिखा हुआ है कि कमलेश को वापस जाना होगा, क्योंकि असल में वो पूरी तरह से मरा नहीं है, बल्कि वो कोमा में था और अब उसकी बॉडी रिकवर हो गई है, तो उसे अब वापस जिंदा जाना होगा, मतलब रियल जिंदगी में। ये जानने के बाद भानु दी को सुकुमारी की बड़ी चिंता होती है कि इतने सालों के बाद तो वो थोड़ा खुश लग रही थी, अगर कमलेश चला गया तो पता नहीं वो फिर कैसे रहेगी। इतने में दोस्तों म्यूजिक सीखने आए हुए कुछ बच्चे सर कटे पोस्टमैन के सर को ही लेकर भाग जाते हैं वहां से, बताओ, और वो उसके साथ कैच कैच खेलते हैं। तब भानु दीदी उनको डांटती है और पोस्टमैन का सर उसे वापस करवाती है। फिर वो अकेले में सुकुमारी को सारी बातें बताती है कि कमलेश को जाना होगा, जिससे उसका मुंह इतना सा हो जाता है। उधर कार्तिक जाता है कमलेश की फैमिली के पास और पैसे देकर फुल एक्टिंग करने लग जाता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे बचपन के दोस्त की मौत हो गई। तभी कमलेश की बहन बीच में बोल पड़ती है कि चीची शुभ शुभ बोलिए, मेरे भैया मरे नहीं है, वो कोमा में है, डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी होश में आ जाएंगे। अब ये सुनकर कार्तिक को लग जाता है झटका कि अगर ऐसी बात है तो उस दिन वेटर ने मुझे जो बातें बार में कही कि पैसे लौटाकर माँ को दे देना वरना अच्छा नहीं होगा, वो सब क्या था। तो वो डर के मारे उसी टाइम 9-11 हो जाता है दोस्तों। इसके बाद संजय अपनी टीम के साथ जाता है वापस भूतिया हवेली, जहाँ पे भानु दीदी न्यू आई हुई 2 जुड़वा बहनों की आत्मा को ट्रेन कर रही है। वो कहती है कि देखो, तुम दोनों को जो भी करना है एक साथ करना, तुम दोनों की आंखें थोड़ा अलग हैं तो बढ़िया है वो, तुम दोनों अगर एक साथ में रहोगी ना तो किसी को भी ज्यादा डरा पाओगी, तुम्हें ज्यादा डराना है लोगों को, यही तुम्हारा एम है। तभी संजय भानु दीदी से कमलेश के मैटर में सवाल करता है, जिसपे भानु दीदी कहती है, अरे वो तो ठीक से मर भी नहीं पाया बेचारा, अगर किसी भी वक्त उसे होश आ गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा सुकुमारी क्या करेगी, वो तो खुद की जान भी नहीं दे पाएगी क्योंकि वो पहले से भूत है। और जब दोस्तों कमलेश को अपनी सच्चाई पता चलती है तो मायूस हो जाता है वो कहता है कि मुझे जिंदा होना ही नहीं है, वैसे आईसीयू का खर्चा तो इतना ज्यादा होता है ना, मुझे पता नहीं मेरे माँ बाप इतना खर्चा कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे। तभी दोस्तों तापस आ जाता है और कहता है कि ऑल इंडिया भूत एसोसिएशन की ओर से धृतराष्ट्र आया है, अगर उसे पता चलेगा कि तुम अभी तक यहाँ हो तो वो लोग हमारी बैंड बजा देंगे। भानु दीदी तो गई हुई है वहाँ ऑल इंडिया भूत एसोसिएशन से बात करने के लिए कि कमलेश हमारे पास से जा चुका है, और वहीं रजिया दीदी तो डांस करके धृतराष्ट्र को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मगर तभी दोस्तों धृतराष्ट्र आ जाता है वहाँ पे और कमलेश के कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि सच में यहाँ पे कमलेश नहीं है ना। दरअसल दोस्तों धृतराष्ट्र जो था वो अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पे कुछ इंसान भी मौजूद हैं। और तब रजिया बता देती है कि हाँ यहाँ पे और भी लोग हैं, दरअसल वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए हुए हैं। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि यहाँ पे कौन कौन है अभी इस वक्त, तो रजिया बताने लग जाती है कि मैं हूँ, तापस दा है, संजय सर है और उनकी टीम। धृतराष्ट्र कहता है कमलेश वो कहाँ है। इतने में कमलेश बोल पड़ता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ यहाँ, और उसकी चोरी पकड़ी जाती है दोस्तों और वो फौरन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर जयंता के मन में पता नहीं क्या आता है, वो अपनी वाइफ को अपनी और रजिया के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देता है और सुष्मिता अभी इतनी पागल है दोस्तों कि वो खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरा पति किसी औरत या मर्द के साथ नहीं बल्कि भूतनी के साथ अफेयर कर रहा है। वो कहने लग जाती है कि तुम अपनी भूतनी गर्लफ्रेंड से एक सोने का घड़ा मांगो ना। जयंता कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तो सुष्मिता कहती है तुमने सुना नहीं क्या, कहानियों में ऐसी तो होता है, भूतनियां अगर दोस्त या प्रेमिका बन जाती हैं तो वो अपने पसंदीदा इंसान को माला माल कर देती है, अगर तुम उसके सामने मुंह नहीं खोल पाओगे तो मुझे साथ लेकर चलना, मैं उससे बात करूंगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लग जाती है कि कोमल अब तो हम लोग जल्दी अमीर बनने वाले हैं, थोड़ा उस स्टाइल में दोस्तों। हाँ मैं कर नहीं पाया पता है। इसके बाद हम भूतों का एक सम्मेलन देखते हैं जिसे होस्ट कर रहा होता है जलालुद्दीन शौकत अली, और यहाँ मौजूद होते हैं ऑल बंगाल घोस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जे मैरे और इंडियन घोस्ट एकेडमी के प्रेसिडेंट शांति दे। और यहाँ पे आसपास के बहुत सारे भूत इकट्ठा होते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि कमलेश की जो घटना हुई है उसके बारे में बाकी भूतों का क्या विचार है, मतलब कमलेश को वापस जाना चाहिए या उसको सच में मार दें ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए भूत बनकर रहे। तो सभी अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि कमलेश को एक और जिंदगी मिली है, उसे अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। फिर यहाँ भूतों का थोड़ा नाच गाना होता है दोस्तों, और इसके बाद एक भूत नोटिस लेकर आ जाता है कि हमारे बीच एक आदमी भी है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा है सारा कुछ। तो वो संजय पे भड़क जाता है और उसका खून पीने की सोचता है। तब उसे बाकी लोग समझाते हैं कि संजय रिकॉर्डिंग परमिशन लेने के बाद ही कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रोड्यूसर के केबिन में, जहाँ पे प्रोड्यूसर की आत्मा से संजय शिकायत करता है कि कल रात तो हम मरते मरते बचे, अब हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। और तब शौकत अली बुलाता है उसी भूत को जिसने कल रात संजय को ट्रॉमेटाइज किया था और उससे माफी मंगवाता है। तब जाकर कहीं संजय और उसकी टीम वापस से इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देती है। अब रात में फिर हम देखते हैं कि एक आदमी के घर के बाहर 2 गुंडे बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी लाली दादी उस आदमी को आवाज लगाती है जिंदगी के मजे लेने के लिए, पर जैसे ही वो आदमी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है ना, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है।
जाती है। फिर लाली दादी के पास जाती है उसकी आत्मा, और इधर जयंता रजिया से ब्रेकअप करना चाहता है, ये रीजन देते हुए कि मैं अपने बेटे की अच्छी परवरिश करना चाहता हूँ और अब मेरा उसके सिवा किसी और चीज में मन नहीं लग रहा। रजिया भड़क जाती है और कहती है तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकते। वहीं इतने दिनों से दोस्तों सुकुमारी ने खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि वो कमलेश के कोमा में होने वाली बात से बड़ी दुखी थी। आज अचानक वो निकलती है और जाती है उस हॉस्पिटल में जहाँ कमलेश भर्ती है। वहाँ वो एक नर्स की बॉडी में एंटर कर जाती है और कमलेश का खून करने के लिए जाती है, मगर उसे वहाँ पे हैरान परेशान कमलेश की आत्मा दिख जाती और ये दोनों बात करने के लिए वापस भूतिया हवेली आ जाते हैं। यहाँ कमलेश कहता है कि तुम मेरा खून कर देना चाहती थी ना, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ और दोबारा जिंदा नहीं होना चाहता, तुम्हें सच में मेरा खून कर देना चाहिए। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को लेकर हक करते हैं। उसी वक्त कमलेश की आत्मा गायब हो जाती है और वो चली जाती है सीधे अपनी बॉडी में, यानी कमलेश दोस्तों जिंदा हो गया है। हॉस्पिटल से उसको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर कमलेश को अब भी कुछ याद नहीं होता। संजय और उसकी टीम खुद को कार्तिक का दोस्त बताकर कमलेश के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो कमलेश उन्हें भी पहचान नहीं पाता और रियल लाइफ में वो हकला कर बात कर रहा होता है दोस्तों, जिससे संजय हैरान हो जाता है कि मरने के बाद तो इसको प्रॉब्लम नहीं थी। इधर जयंता का बेटा कोमल लापता हो गया था, जिसका इल्जाम उसके घर वाले उसी पे डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से वो कहीं गया है। जयंता तुरंत ही जाता है रजिया के पास, क्योंकि उसको लग रहा था कि गुस्से में पक्का रजिया नहीं मेरे बेटे को चुराया होगा। वो उससे पूछता है कि कमल को तुम लेकर आई हो क्या, तो वो कहती है कमल नहीं, कमल हसन। इस पे जयंता कहता है कि नहीं नहीं वो कमल ही है, मेरा और सुष्मिता का बेटा, उसे प्लीज जाने दो ना। तो अब रजिया कहती है जाने दो, अरे उसकी माँ हूँ मैं, वो मेरा बेटा है, अब से वो मेरे साथ रहेगा। जिस पे जयंता कह देता है कि तुम्हारे पास खुद का तो बदन है ही नहीं, क्या तुम उसको दूध पिला पाओगी, जब वो रोएगा तुम उसको कैसे शांत करवाओगी। जिससे रजिया को लग जाता है बहुत ही बुरा और वो कहती है ठीक है बच्चे को लेकर चले जाओ यहाँ से। और इधर दोस्तों सुकुमारी जाती कमलेश के पास, वो भी उसकी ही गर्लफ्रेंड की बॉडी को पजेस करके, जिससे कमलेश सुकुमारी को पहचान नहीं पाता, जिससे उसे बड़ा बुरा लगता है, मतलब सुकुमारी को, और वो रोने लग जाती है। इसके साथ वो भानु और रजिया दीदी के बारे में बताते हुए सारा कुछ याद कराने की कोशिश करती है, मगर कमलेश कहता है कोमा में रहकर आया हूँ और लगता है पागल तुम हो गई हो, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, भूत भूत। जिसके बाद दोस्तों रजिया और सुकुमारी डिप्रेशन में चली जाती है, जो भानु दीदी से देखा नहीं जाता। इंसान तो होते ही है मतलब ही बदलने वाले। अभी तक संजय का डॉक्यूमेंट्री शूट भी कंप्लीट हो गया था, इसलिए भानु दीदी रजिया और सुकुमारी को लेकर चली जाती है शांति निकेतन, ताकि इनका माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो सके। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मतलब थोड़ा अलग किस्म की सीरीज थी दोस्तों, एंडिंग अच्छी हो सकती थी लेकिन बस ऐसे ही कर दी इन्होंने, पर कुछ हटके था, है ना, टाइम पास तो हो ही गया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।